अब तक हमने जो है इतिहास के उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण को कंप्लीट किया है लास्ट वीडियो में। अब हम उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हमको ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्लासेस रिवीजन के दृष्टिकोण से हैं और हमें ये बहुत स्पीड में इस काम को करना है। यूपीएससी की मांग है गति, जिसके अंदर गति नहीं होगी वो यूपीएससी की दौड़ में नहीं टिक पाएगा। ये जो जितनी आसानी से मान लेगा वो इतनी आसानी से ही सक्सेस की ओर बढ़ने लगेगा। गति बहुत आवश्यक है। हम उपनिवेशवाद को पढ़ चुके हैं कि यह एक मूलतः आर्थिक संबंध है, परंतु इसने राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक ढांचे पर भी अपना प्रभाव डाला। वाणिज्यिक चरण में इससे पहले पढ़ा था कि वाणिज्यिक चरण में मूलतः भारत से संग्रह की प्रवृत्ति देखी गई। इतिहास भूलना नहीं है, बार बार याद रखना है। इतिहास परिवर्तनों का बिंदु है, इतिहास परिवर्तनों की समझ है। किस प्रकार परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के क्या परिणाम निकले, क्या घटनाएं घटी। वाणिज्यिक चरण के औद्योगिक उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में भारत में एक प्रवृत्ति देखी गई कि इस समय भारत से वस्तुओं का संग्रह किया गया और यूरोप में उनको बेचकर अत्यधिक मुनाफा कमाया गया। उसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, उससे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब है कि अब कंपनी में यूरोप की और भी कंपनियां भारत में हिस्सा ले सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। इसका अलग प्रभाव था, इससे काफी किसी को नुकसान और किसी को फायदा भी हुआ था, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जब चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार समाप्त किया गया तो नीतियों में परिवर्तन लाया गया, राजनीतिक नीति में परिवर्तन लाया गया, प्रशासनिक नीति में परिवर्तन लाया गया, आर्थिक नीति में परिवर्तन लाया गया, सांस्कृतिक नीति में परिवर्तन लाया गया। जब ये सब परिवर्तन लाए गए तो उनको हमें पढ़ना है। उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण के अंतर्गत, राजनीतिक नीति के अंतर्गत इस बार पहले वाणिज्यिक चरण में युद्ध कम से कम किए गए थे, लेकिन औद्योगिक चरण में युद्ध अत्यधिक मात्रा में किए गए। क्यों किए गए, क्या आवश्यकता थी, इस पर भी ध्यान देना है। अधिकाधिक युद्धों के कारण साम्राज्यवादी नीति का प्रसार नजर आने लगा। इसके अंतर्गत जिन्होंने युद्ध किए, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब ये प्रश्न पीटी से संबंधित भी है। पीटी से संबंधित कैसे, अक्सर कर ये देखा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्रश्न पूछा जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस लॉर्ड के अंतर्गत किया गया था, किसके समय किया गया था। लॉर्ड एरमहर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से युद्ध किए गए थे। अब तो यूपीएससी के प्रश्नों का पैटर्न चेंज हो गया है। प्रश्न बन सकता है कि एक तरफ ये लॉर्ड दे दिए, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एरमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक तरफ युद्ध दे दीजिए, मिलान कीजिए किसके अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ। तो बड़ा कठिन होगा, इनको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो हमें ये याद करनी चाहिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। सुगौली की संधि 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के अंतर्गत हुई। लॉर्ड एरमहर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। यानदोवो की संधि हुई। विलियम बेंटिंग के अंतर्गत अधिग्रहण की नीति लाई गई। ऑकलैंड के अंतर्गत प्रथम अफगान युद्ध हुआ। एलन बोरो के अंतर्गत सिंध का अधिग्रहण किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के अंतर्गत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत व्यक्तिगत का सिद्धांत अर्थात हड़प नीति लाई गई। हड़प नीति ने भारतीय राज्यों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम थे स्वतंत्र एवं मित्र राज्य, दूसरे थे आश्रित राज्य और तीसरे थे सृजित राज्य। सृजित राज्यों में 8 राज्य आते हैं: सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। अवध को कुशासन के आधार पर अधिग्रहण किया गया था। अब बात आती है प्रशासनिक नीति की। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया और भूराजस्व व्यवस्था में सुधार किया गया। अब ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है कि अगर कभी मेंस का प्रश्न आता है तो प्रशासनिक नीति के अंतर्गत जो कार्य किए गए उनको हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की गई, कैसे, उस समय पिंडारियों का बहुत बड़ा बोलबाला था, उनको खत्म किया गया। ठगों का बहुत बड़ा शासन था, ठगों का दमन किया गया। भूराजस्व व्यवस्था में सुधार किया गया। रेतवाड़ी व्यवस्था लाई गई और महलवाड़ी पद्धति लाई गई। रेतवाड़ी कर्नल रीड ने 12 महल में 1792 में सबसे पहले शुरुआत की थी। 12 महल 1792, कर्नल रीड। मनरो ने मद्रास में 1810 में, एल्फिस्टन ने बंबई में। रेतवाड़ी व्यवस्था का कुछ प्रभाव पड़ा, जैसे सरकार स्वयं जमींदार बन गई।
बड़े और छोटे किसानों के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया, घटा नहीं बहुत बढ़ गया। किसान महाजनों के चुंगल में और ज़्यादा फंसने लगे। क्यों फंसने लगे, कैसे फंसने लगे, ये आपका बुक से पढ़ने का काम है, आपको बुक से पढ़ना चाहिए। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का गहराई से विवरण देंगे तो फिर एक क्लास हो जाएगी कोचिंग क्लास, और ये कोचिंग क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। छोटी छोटी चीज़ें और शॉर्ट में बताई जाएंगी। अब आती है महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति में 1822 में बंगाल रेगुलेशन के आधार पर इसको लाया गया। होल्ट मैकेंजी ने प्रथम प्रयोग किया। होल्ट मैकेंजी बंगाल रेगुलेशन के आधार पर 1822 में महालवाड़ी पद्धति का पहला प्रयोग हुआ। टायसन और मार्टिन बर्ड ने इसका प्रथम प्रबंधन किया। टायसन और मार्टिन बर्ड। विलियम बेंटिंग को महालवाड़ी का पिता कहा जाता है। महालवाड़ी का उद्देश्य क्या था या इसका परिणाम क्या निकला? ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए महालवाड़ी पद्धति लाई गई। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में निवेश को बढ़ाने के लिए, जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसमें अत्यधिक निवेश करने के लिए महालवाड़ी पद्धति का प्रयोग किया गया। अब क्या है, संपूर्ण भूराजस्व व्यवस्था का जो है व्यापक परिणाम जो निकला सबको मिलाकर वो ये निकला, भूमि में निजी स्वामित्व बढ़ा। भूमि में किसानों का निजी स्वामित्व बढ़ा। भूमि विक्रय योग्य बनाई जाने लगी। इस कारण भूमि का विखंडन होने लगा, अर्थात भूमि छोटे छोटे डिवाइडों में बंटने लगी, छोटे छोटे भागों में भूमि का विखंडन होने लगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, क्योंकि भूमि जो कर रहे थे वो ग्रामीण किसान थे। ग्रामीण किसान थे, जमींदारों से कर्ज लेते थे, फसल का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता था, जमींदारों का कर्ज नहीं चुका पाते थे, फिर कर्ज लेते थे, फिर कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती गई। किसानों में क्रय शक्ति की कमी आने लगी। नगदी फसलों के कारण अकाल की बढ़ती दुर्घटनाएं। आगे की जो नीतियां हैं, बाकी जैसे प्रशासनिक नीति हो गई, राजनीतिक नीति हो गई, इसी औद्योगिक चरण के सेकंड पार्ट में हम आर्थिक नीति पढ़ेंगे, सामाजिक नीति पढ़ेंगे और सांस्कृतिक नीति पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंतजार करते हैं।